गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग लेंथ। लास्ट लेक्चर में हमने एनपी स्कैटरिंग एट लो एनर्जी स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग लेंथ। तो स्कैटरिंग लेंथ क्या है? फर्मी एंड मार्शल दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने वेरी लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग को डिस्कस करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस की जिसका नाम स्कैटरिंग लेंथ रखा। या हम कहें कि टू डिस्कस द स्कैटरिंग ऑफ वेरी लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स व्हेन E tends to 0 और K tends to 0, Fermi and Marshall they are two scientists, Marshall introduced a term scattering length which is defined as follows। इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है लिमिट K टेंस टू 0, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया फॉर वेरी लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स भी के लिए है तो E टेंस टू 0, सो K टेंस टू ऑल्सो 0 एंड माइनस साइन डेल्टा 0 अपॉन K। क्वेश्चन नंबर इसको मैं यहाँ 1 मान लेती हूँ। तो इस प्रकार फर्मी एंड मार्शल ने लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स को डिस्कस करने के लिए, उनकी स्कैटरिंग को डिस्कस करने के लिए एक टर्म इमेजिन की, इंट्रोड्यूस की, स्कैटरिंग लेंथ। और स्कैटरिंग लेंथ इज इक्वल टू माना फॉर लो एनर्जी रेंज माइनस साइन डेल्टा 0 अपॉन के। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि लो एनपी स्कैटरिंग, लो एनर्जी एनपी स्कैटरिंग के केस में टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, या मैं ये लिखूँ कि टोटल scattering cross section for S wave scattering के केस में जो लास्ट इक्वेशन आई थी लास्ट लेक्चर में फॉर S wave स्कैटरिंग या L इज इक्वल टू 0 के लिए, वो आई थी सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन K स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा 0, ये इक्वेशन आई थी। तो यहाँ हम इसको इंट्रोड्यूस करें तो हम लिख सकते हैं वी कैन राइट लिमिट व्हेन लिमिट K टेंस टू 0, उस केस में सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी लिमिट K टेंस टू 0 यदि हो तो हम कह सकते हैं 4 पाई साइन स्क्वायर डेल्टा 0 अपॉन K स्क्वायर। यहाँ ये वैल्यू रखें ये वाली, तो हम कह सकते हैं 4 पाई तो बाहर आ जाएगा और साइन स्क्वायर डेल्टा 0 अपॉन K स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं A स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड में जो टर्म है 4 पाई A स्क्वायर, ये हम जानते हैं कि ये एक सॉलिड स्फीयर का सरफेस एरिया है जिसकी रेडियस है A। यानी कि यदि किसी स्फीयर की रेडियस r होती है तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई A स्क्वायर। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा क्या है? टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और ये है A रेडियस वाले स्फीयर का सरफेस एरिया। तो हम कह सकते हैं कि हियर A हैज़ द ज्योमेट्रिकल significance, A has the geometrical significance of being the radius of a hard sphere from which a point neutron is scattered। ठीक है ना? तो यहाँ A की जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस आ रही है इस इक्वेशन से वो है रेडियस ऑफ ए हार्ड स्फीयर फ्रॉम विच ए पॉइंट न्यूट्रॉन इज स्कैटर्ड। यहाँ ये उस स्फीयर की रेडियस है जिसका सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर है और ये सरफेस एरिया टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बराबर है।
ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताई है स्कैटरिंग लेंथ की। अब आगे बढ़ते हैं। अब वी नोट दैट एज k टेंड्स टू 0, यानी कि when the energy of incident particle, या यहाँ कह रहे हैं न्यूट्रॉन, approaches to 0, delta should also approaches to either 0 or pi. As the energy of incident neutron tends to 0 या E tends to 0 और we can say K tends to 0, तो उस केस में डेल्टा की वैल्यू या तो 0 होगी या पाई होगी। क्यों? क्योंकि यदि ये 0 नहीं होगी तो जब K टेंस टू 0 हो जाएगा तो साइन डेल्टा 0 का मान 0 और पाई होगा, तब तो 0/0 वाली टर्म हो जाएगी। नहीं तो अगर डेल्टा का मान 0 या पाई नहीं होगा या कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई साइन डेल्टा 0, तो उस केस में स्कैटरिंग लेंथ की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। तो इफ़ वी डू नॉट कंसिडर डेल्टा इज इक्वल टू 0 और पाई, then the cross section of zero neutron energy would become infinite, which is physically absurd. So for the validity of equation number 1, we must say that as k tends to 0, delta must approach to 0 or pi, so that this equation have validity. अब हम कहें कि एट वेरी लो इंसिडेंट न्यूट्रॉन एनर्जी, यानी कि जब E टेंस टू 0 है या K टेंस टू 0 है, तो उस केस में A की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 से आ रही है उसको हम कह सकते हैं, यहाँ साइन डेल्टा 0 टेंस टू डेल्टा 0 हो जाएगा, तो इसको हम कह सकते हैं डेल्टा 0/K। इस इक्वेशन को मैं लिख देती हूँ इक्वेशन नंबर 3, यानी कि A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 0/K एज K टेंस टू 0 एंड E टेंस टू 0 या K टेंस टू 0 पे डेल्टा आल्सो टेंस टू 0, तो इसकी वैल्यू भी बहुत कम हो गई। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम उस लिमिट में A इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 0/K लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बिलो 10 MeV जब इंसिडेंट न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है तब ओनली एस वेव स्कैटरिंग या फॉर द वेव्स ओनली विद L इज इक्वल टू 0 प्लेज ए मेजर रोल। तो सो बिलो 10 MeV ओनली एस वेव स्कैटरिंग प्लेज ए मेजर रोल। जब आने वाले या इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी 10 MeV से कम हो तो एस वेव स्कैटरिंग ही मेजर रोल प्ले करती है। तो फॉर इक्वेशन इन दैट केस फॉर एन अनडिस्टर्ब्ड वेव, अनडिस्टर्ब्ड का मतलब है कि अभी हम टारगेट पर या स्कैटरिंग सेंटर पर विचार नहीं कर रहे, एस वेव के कॉरस्पॉन्डिंग हम वेव फंक्शन लिख रहे हैं व्हेन L इज इक्वल टू 0। तो उसकी इक्वेशन होगी जो हमने पिछले जो टॉपिक है उसमें निकाली थी लास्ट में, एस वेव के लिए साइन KR/KR, वो आया था स्फेरिकल वेसल्स फंक्शन ऑफ 0th ऑर्डर। तो साइन KR/KR निकाली थी एस वेव के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू। अब साइन KR को हम एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिख दे तो आयोटा KR माइनस e की पावर माइनस आयोटा KR/2 आयोटा KR। इक्वेशन नंबर इसको कह देती हूँ 4। तो यहाँ e की पावर माइनस आयोटा KR ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स इनकमिंग स्फेरिकल वेव, इनकमिंग स्फेरिकल वेव। और ई की पावर आयोटा KR, क्योंकि हम जैसे कोई ये टारगेट है, यहाँ से वेव आ रही है और यहाँ स्कैटर्ड हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं। तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी को स्कैटर्ड मानते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट वाली है वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो उसको हम माइनस वाली टर्म मानते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करती है, इट रिप्रेजेंट्स आउटगोइंग
पार्शियल वेव या स्फेरिकल। तो इस प्रकार से ये हमने अनडिस्टर्ब्ड वेव को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक इनकमिंग पार्ट और एक आउटगोइंग पार्ट। Thus L is equal to 0 part of incident wave is the sum of two spherical waves, one incoming part and second outgoing part. ये है undisturbed wave की equation. Now we switch on the scattering potential VR. यानी कि अब हम टारगेट को कंसीडर करना शुरू करते हैं। टारगेट को कंसीडर करते ही स्कैटरिंग पोटेंशियल इंट्रोड्यूस हो जाएगा। सो एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द स्कैटरिंग सेंटर, या हम कहीं आउटसाइड द रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, देयर कैन नॉट बी एनी इन्फ्लुएंस ऑफ स्कैटरिंग पोटेंशियल ऑन द इनकमिंग पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। यानी स्कैटरिंग पोटेंशियल की वजह से जो इनकमिंग पार्ट है वो तो अनइफेक्टेड रहेगा स्कैटरिंग पोटेंशियल का। तो जो चेंज आएगा वो सिर्फ आउटगोइंग पार्ट में या स्कैटरिंग पार्ट में आएगा। बट व्हेन द वेव हैज़ पास्ड जस्ट थ्रू द स्कैटरिंग सेंटर, द आउटगोइंग पार्ट ऑफ वेव फंक्शन मस्ट बी डिफेक्टेड। तो ये वाला जो पार्ट है आउटगोइंग पार्ट, इस पर अफेक्ट होगा और स्कैटरर जो है टारगेट है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब द पार्टिकल्स, so the amplitude remains unchanged of the outgoing wave. The only possible change is the change of the phase of the wave. यानी कि ये जो आउटगोइंग पार्ट है इसके एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज स्कैटरिंग सेंटर इज नॉट एब्जॉर्बिंग एनी पार्टिकल, इट ओनली scatters the particle, so only possible change is change in the phase of the wave. Let the phase shift experienced by outgoing wave is 2 delta 0. पहले हमने डेल्टा 0 माना था फेज शिफ्ट, लेकिन यहाँ मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए मैं 2 डेल्टा 0 मान रही हूँ। तो लेट दिस फेज शिफ्ट एक्सपीरियंस्ड बाय आउटगोइंग वेव इज डिनोटेड बाय 2 डेल्टा 0. सो इक्वेशन नंबर 4 कैन बी रिटन एज आफ्टर scattering potential VR is introduced. जब इन स्कैटरिंग को स्विच करते हैं तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर आयोटा के आर प्लस 2 डेल्टा 0 प्लस माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के आर अपॉन 2 आयोटा के आर। बाकी टर्म तो सेम रही, केवल यहाँ पर फेज शिफ्ट एक्स्ट्रा 2 डेल्टा 0 को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। इक्वेशन नंबर 5, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आयोटा डेल्टा 0 को यदि कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो हम लिखेंगे ई की पावर आयोटा के आर प्लस डेल्टा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, इसको मैं लिख सकती हूँ के आर प्लस डेल्टा 0, क्योंकि यहाँ ई की पावर माइनस आयोटा डेल्टा 0 आएगा और ये बाहर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हमने थोड़ा रीअरेंज कर दिया है। या इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, तो इसको लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा डेल्टा 0 अपॉन के आर साइन के आर प्लस डेल्टा 0 साई इज इक्वल, तो ई की पावर आयोटा डेल्टा 0 ये बाहर आ गया, बट ए के आर और साइन के आर प्लस डेल्टा 0। इस प्रकार से हमने एक टोटल वेव फंक्शन आफ्टर स्कैटरिंग हमने इस प्रकार से इक्वेशन प्राप्त कर ली। नाउ एट वेरी लो इंसिडेंट न्यूट्रॉन एनर्जी, वेरी लो इंसिडेंट न्यूट्रॉन, सारा ये लो इंसिडेंट न्यूट्रॉन के लिए हो रहा है, क्योंकि उसी केस में स्कैटरिंग लेंथ वैलिड होती है। तो वेरी लो इंसिडेंट न्यूट्रॉन एनर्जीज यानी कि लिमिट के टेंस टू 0। हम जानते हैं वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू हमने माना था यू आर अपॉन आर, उसी को यहाँ काम में ले रहे हैं।
तो साई लिमिट के टेंस टू ज़ीरो वाली रीजन में यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट के टेंस टू ज़ीरो आर साई आर। ठीक है ना, यहाँ आर इधर आ गया, तो इस प्रकार से अब हम साई की वैल्यू रख दें के टेंस टू ज़ीरो आर। तो साई की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन नंबर आई थी 6, इक्वेशन नंबर 6 आई थी, यहाँ से हम रख देते हैं e की पावर आयोटा डेल्टा ज़ीरो अपॉन के आर साइन के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो, ये हम रख देते हैं। अब के आर से आर कैंसिल हो जाएगा और तो हम कहेंगे लिमिट के टेंस टू ज़ीरो 1 अपॉन के ई की पावर आयोटा डेल्टा ज़ीरो साइन के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो। अब के टेंस टू ज़ीरो वाले रीज़न में ये क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि इसको इस प्रकार से, तो हम कह सकते हैं कि अगर थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है, तो साइन थीटा इज़ इक्वलेंट टू थीटा, ये हम जानते हैं। और के टेंस टू ज़ीरो है यहाँ पर, तो फेज शिफ्ट की वैल्यू भी बहुत कम होगी, डेल्टा ज़ीरो टेंस टू आल्सो ज़ीरो। तो यहाँ ई की पावर आयोटा डेल्टा ज़ीरो, जब डेल्टा ज़ीरो टेंस टू ज़ीरो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा। तो हम कहेंगे कि लिमिट के टेंस टू ज़ीरो पे वेव फंक्शन का रेडियल पार्ट हो जाएगा 1 अपॉन के, ये 1 हो गया और ये हो जाएगा थीटा, यानी साइन के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा, साइन के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा। या हम इसको लिखें के से कट जाएगा के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो अपॉन के, और यहाँ मैं लिमिट ज़रूर लगा देती हूँ के टेंस टू ज़ीरो। अब आप देखिए कि लिमिट के टेंस टू ज़ीरो यू आर के लिए ये आया है लिमिट के टेंस टू ज़ीरो आर। अब हमने जो इक्वेशन नंबर हमारी ये आई थी 3, ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ज़ीरो अपॉन के, यहाँ से हम डेल्टा ज़ीरो अपॉन के की वैल्यू रख देते हैं माइनस ए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आर माइनस ए। इक्वेशन नंबर इसको हम कह देते हैं, अभी हमने कोई भी डाली नहीं इक्वेशन, तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 7। अब आप देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 7 जो है वो एक तरह से हम इसको लिख दें आर माइनस ए, है ना, लिमिट के टेंस टू ज़ीरो तो है। तो यदि u और r ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। जैसा हम जानते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। किस किस के बीच में, y और x। तो यहाँ u r और r के बीच में स्ट्रेट लाइन है ये, जहाँ m की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस a है। तो हम कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 8 या हम कहें इक्वेशन नंबर 7 दोनों ही, thus the equation number 7 and 8 gives a simple graphical interpretation of scattering length. This equation represents a straight line between UR and R, and scattering length A is intercept on the R axis. तो पहले हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया था स्कैटरिंग लेंथ का, कि स्कैटरिंग लेंथ इज रेडियस ऑफ ए हार्ड स्फीयर फ्रॉम विच द न्यूट्रॉन्स आर स्कैटर्ड। और यहाँ इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं हम कि स्कैटरिंग लेंथ इज इंटरसेप्ट ऑन द आर एक्सिस। Now the question arises that what is the significance of attaching a positive or negative sign with scattering length? ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि स्कैटरिंग लेंथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो इसका क्या मतलब होता है। तो ये बताता है कि वेदर द सिस्टम हैज़ ए बाउंड और एन अनबाउंडेड स्टेट। तो हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव स्कैटरिंग लेंथ का मतलब होता है बाउंड स्टेट, एंड नेगेटिव स्कैटरिंग लेंथ का मतलब होता है एक वर्चुअल या अनबाउंडेड स्टेट। थोड़ा हम इसको आगे और एक्सप्लेन करते हैं। तो हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन के लिए जो वेव फंक्शन था, यानी बाउंड स्टेट के लिए, बाउंड स्टेट एनपी सिस्टम के लिए जो वेव फंक्शन था इस प्रकार का था कि
इनसाइड द रेंज ऑफ न्यूक्लियर पोटेंशियल, ये इस प्रकार की साइन की फॉर्म में था, और बाहर ये एक्सपोनेंशियली डिके हो रहा था। तो यहाँ हम जब इस रेंज के बाहर वाले जो एक्सपोनेंशियल डिके है इसको हम थोड़ा सा पीछे एक्सट्रापोलेशन ले इसका, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ ये जो जहाँ पर काट रही है, जहाँ पर ये वेव फंक्शन मिल रहा है, वहाँ पर r इज इक्वल टू प्लस ए, यानी कि स्कैटरिंग लेंथ जो है वो पॉजिटिव r है। यानी कि हम कहेंगे बाउंड स्टेट के लिए या कि बाउंड NP सिस्टम के लिए स्कैटरिंग लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन यदि हम अनबाउंडेड स्टेट के लिए लें, जहाँ पर रेंज ऑफ पोटेंशियल तो फंक्शन जो है वही साइन की तरह से होता है, और आउटसाइड द रेंज ये डिके नहीं होता, ये इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो उसका जब हम एक्सट्रापोलेशन लें तो ये यहाँ पर नेगेटिव साइड में काट रहा है, तो यहाँ हम देखते हैं कि स्कैटरिंग लेंथ नेगेटिव r के बराबर होती है। यानी कि अनबाउंडेड स्टेट के लिए या स्कैटरिंग के लिए स्कैटरिंग लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो हम कहेंगे कि सिंस न्यूट्रॉन वेव फंक्शन या फंक्शन फॉर बाउंड स्टेट ऑफ NP सिस्टम मस्ट curve towards the r axis in order to match the exponential decay outside the range of nuclear force, so the extrapolation of wave function gives rise to a positive intercept on the r axis which indicates a positive scattering length. But for unbounded state, the wave function has to match with an increasing solution outside the range of potential, and so the extrapolation of UR produce a negative intercept on the R axis which imply a negative scattering length. So for scattering या for unbounded NP state the scattering length is negative. तो इस प्रकार से अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ स्कैटरिंग लेंथ, तो आप इनको एक्सप्लेन करोगे। अगर आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पूछा जाए तो आप बताओगे a इक्वल टू 4 पाई ए साई इक्वल टू 4 सिग्मा इज इक्वल टू 4 पाई या ए स्क्वायर, वहाँ से आएगा हार्ड स्क्वायर से। और अगर ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पूछे तो वो आप स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन से समझाओगे कि इस प्रकार से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर अक्सर एग्ज़ाम में स्कैटरिंग लेंथ पर एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, एक शॉर्ट नोट आता है, तो शॉर्ट नोट के लिए आप पूरा दोगे। और अगर कोई स्पेसिफिकली पूछा जाए कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बताओ या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताओ या इसके साइन की सिग्निफिकेंस बताओ, तो आप पर्टिकुलर उन्हीं पॉइंट पर एम्फेसिस करोगे, और शॉर्ट नोट आएगी तो आप पूरा ही टॉपिक वहाँ पर एक्सप्लेन करोगे। ओके, तो इस प्रकार ये स्कैटरिंग लेंथ का पूरा टॉपिक हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।